इंडिया में फोन पे, पेटीएम जैसे बिग प्लेयर्स होते हुए भी कैसे भारत पे सिर्फ 3 साल में यूनिकॉर्न बना, टॉप फिनटेक कंपनीज की लिस्ट में आया और इतने टफ कंपेटिटर्स के बीच मार्केट में अपनी जगह बना पाया। इन माइलस्टोन्स को अचीव करने के लिए भारत पे ने कौन सी स्ट्रेटजीज को यूज किया, रेवेन्यू एंड बिजनेस मॉडल क्या था और कौन से इश्यूज फेस कर रहा है अभी भी भारत पे, तो इन्हीं चीजों को डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। स्टार्ट करते हैं अपने एनालिसिस को लेट्स फिनसे के साथ। इंडिया में यूपीआई ट्रांजैक्शंस या डिजिटल पेमेंट्स के नंबर इंक्रीज होते हैं 2016 से। इससे पहले इंडिया एक कैश डिपेंडेंट इकोनॉमी था, यानी कि ज्यादा ट्रांजैक्शंस जो होता था वो कैश पे होता था। लेकिन जब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने डीमोनेटाइजेशन इंप्लीमेंट किया, ऑलमोस्ट 86% नोट्स लीगल टेंडर नहीं रहे थे। इसी डिसीजन के बाद नोट्स की कमी थी मार्केट में। इसी वजह से लोगों को शिफ्ट होना पड़ा डिजिटल पेमेंट्स पर। यही टाइम था जब पेटीएम, फोन पे ने इम्पोर्टेंट रोल प्ले किया और अट्रैक्ट किया लोगों को कि उनका प्लेटफॉर्म यूज करे। लेकिन यूपीआई सिस्टम में कुछ ऐसी प्रॉब्लम्स भी थी जो कि कस्टमर्स और मर्चेंट दोनों फेस कर रहे थे। आपने देखा होगा कि मैक्सिमम कंपनीज फोकस करते हैं कस्टमर सेगमेंट पर, लेकिन भारत पे ने अपना फोकस किया मर्चेंट सेगमेंट पर। कैसे मर्चेंट्स के प्रॉब्लम को सॉल्व किया जाए और उसमें से बिजनेस बनाया जाए। इसी के चलते शाश्वत नागरानी एंड भाविक कोलाडिया ने 3 मेन प्रॉब्लम्स पर फोकस किया जो कि मर्चेंट फेस करते थे, और यही भारत पे के यूएसपी भी थे। यूएसपी का मतलब होता है ऐसे कौन से पॉइंट्स हैं जो आपको अपने कंपेटिटर से अलग रखता है। तो फर्स्ट प्रॉब्लम ये था कि इंटर ऑपरेबल यूपीआईस का ना होना। मतलब आपको किसी शॉप पर यूपीआई के थ्रू पेमेंट करना है और वहां पर पेटीएम क्यूआर कोड है, लेकिन आप यूज कर रहे हो फोन पे या गूगल पे, तो आप अपने ऐप से पे नहीं कर सकते थे। आपके पास भी पेटीएम ऐप होना जरूरी था उस टाइम पे। और मर्चेंट्स के लिए सेकंड प्रॉब्लम ये भी था कि हर यूपीआई ट्रांजैक्शंस पर 1.5% तक का चार्ज कंपनी को पे करना होता था, जिस कंपनी का क्यूआर कोड मर्चेंट यूज कर रहा है। और उस टाइम पर ऐसा कोई वॉलेट नहीं था जो मर्चेंट्स के लिए फ्री हो। मान के चलिए मर्चेंट ने 250 रुपीज का सामान सेल किया है और उस पर प्रॉफिट हो रहा है हार्डली 20 to 25 रुपीज, लेकिन पेमेंट रिसीव किया है यूपीआई के थ्रू, तो मर्चेंट को ट्रांजैक्शन अमाउंट का 1.5% जो कि होता है 3.75 रुपीज वो कंपनी को पे करना होता था, जिस कंपनी का क्यूआर कोड यूज कर रहा है ट्रांजैक्शन चार्जेस के रूप में। तो रिटेलर्स के मार्जिन वैसे ही बहुत कम होते हैं और ऊपर से ट्रांजैक्शन चार्जेस, ये एक बड़ी प्रॉब्लम थी मर्चेंट्स के लिए। और थर्ड प्रॉब्लम जो मर्चेंट्स का था वो था अनमेट क्रेडिट नीड्स। स्मॉल मर्चेंट्स को फंड्स की जरूरत होती है अपने बिजनेस को एक्सपेंड करने के लिए या तो बिजनेस एक्सपेंसेस को पूरे करने के लिए। तो मर्चेंट्स लोन अप्लाई करते हैं बैंक्स के पास, लेकिन बैंक्स इस लोन एप्लीकेशन को रिजेक्ट कर देते हैं क्योंकि या तो डॉक्यूमेंट्स नहीं पूरे होते थे या कोलेट्रल रखने के लिए कुछ नहीं था। डॉक्यूमेंट्स या कोलेट्रल नहीं होने की वजह से बैंक रिस्क को मेजर नहीं कर सकता था। इन्हीं सब प्रॉब्लम्स को देखते हुए फाउंडर शाश्वत नागरानी एंड को फाउंडर अश्नीर ग्रोवर ने लॉन्च किया भारत पे को 2018 में। अब आप सोच रहे होंगे कि भाविक का नाम एज अ को फाउंडर क्यों नहीं है। रीजन ये है कि जब भाविक यूएस में रहते थे तो वो एक ग्रोसरी स्टोर रन करते थे जहां पर वो डिजिटल पेमेंट्स भी एक्सेप्ट करते थे विदाउट लाइसेंस, जिसके वजह से उनको जेल जाना पड़ गया था। और यही वजह था कि जब भारत पे इन्वेस्टर्स के पास फंडिंग के लिए गया तो इन्वेस्टर्स ने इस कंसर्न को रेज किया और भाविक को चीफ प्रोडक्ट ऑफिसर बना दिया गया। अब देखते हैं जो हमने 3 प्रॉब्लम्स डिस्कस किया है उसको भारत पे ने सॉल्व कैसे किया है। अब यहीं पर काम आता है अश्नीर ग्रोवर का वर्किंग एक्सपीरियंस। अश्नीर ग्रोवर्स के सीएफओ भी रह चुके हैं, जहां पर उन्होंने मर्चेंट्स के माइंडसेट को देखा था, मर्चेंट्स की थिंकिंग क्या है, करेंटली कौन से प्रॉब्लम्स फेस कर रहा है। इसी के चलते भारत पे ने यूपीआई में इंटर ऑपरेबल फीचर का यूज किया। इसका मतलब है कि अगर शॉप पर भारत पे का क्यूआर कोड है तो आप किसी भी यूपीआई ऐप का यूज करके पेमेंट कर सकते थे। और नेक्स्ट प्रॉब्लम जो मर्चेंट फेस करते थे वो था ट्रांजैक्शन चार्जेस, जिसे भारत पे ने फ्री कर दिया था। अगर मर्चेंट भारत पे का क्यूआर कोड यूज करेंगे तो मर्चेंट को कोई ट्रांजैक्शन चार्ज नहीं पे करना था। अब क्वेश्चन ये आता है कि भारत पे ने अपनी यूपीआई सर्विसेज को मर्चेंट्स और कस्टमर्स दोनों के लिए फ्री कर दिया, तो भारत पे रेवेन्यू कैसे जनरेट करता है। क्योंकि अगर भारत पे भी मर्चेंट से ट्रांजैक्शन चार्ज लेता तो मर्चेंट भारत पे का क्यूआर कोड क्यों ही यूज करेंगे। इसी के चलते अश्नीर ने इस स्ट्रेटजी को यूज किया। अश्नीर जानते थे कि इंडिया में ऐसे रिटेलर्स बहुत ज्यादा हैं जिनका एक प्रॉब्लम ये भी था कि रिटेलर्स अगर बिजनेस लोन के लिए अप्लाई करते थे तो बैंक उनके लोन एप्लीकेशन को रिजेक्ट कर देता था। रीजन था कि डॉक्यूमेंट्स पूरे नहीं होते थे या तो कोलेट्रल रखने के लिए कुछ नहीं था। अब एग्जाम्पल के लिए एक व्यक्ति की चाय की शॉप है
और अब वो एक्सपेंशन करना चाहता है जिसके लिए फंड्स चाहिए और वो अप्लाई करता है लोन के लिए बैंक में। अब बैंक वाले डॉक्यूमेंट्स मांगते हैं जैसे बैंक स्टेटमेंट, इनकम स्टेटमेंट, एड्रेस प्रूफ, ITR एंड अदर डॉक्यूमेंट्स, ताकि बैंक रिस्क को एनालाइज कर सके। लेकिन जो चाय वाला है उसका सारा बिजनेस कैश में होता है, तो बैंक स्टेटमेंट कहाँ से लाए, ITR फाइल नहीं करता, तो डॉक्यूमेंट्स कंप्लीट ना होने की वजह से बैंक इस लोन एप्लीकेशन को रिजेक्ट कर देता था। तो जिस प्रॉब्लम को इंडियन बैंकिंग सिस्टम सॉल्व नहीं कर पाया उसको भारत पे ने कैसे सॉल्व किया। यहाँ पर भारत पे का AI एल्गोरिथम इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। भारत पे ने एक ऐसा AI एल्गोरिथम तैयार किया जिसमें मर्चेंट्स के QR बेस्ड ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड किया जाता था और ये रिकॉर्ड्स बताते थे कि मर्चेंट्स के QR पर डेली ट्रांजैक्शंस के बारे में, कैश इनफ्लो कितना है, स्पेंडिंग पैटर्न क्या है, एवरेज इनकम, सेविंग्स एंड अदर यूजफुल डाटा। जैसे मिस्टर एक्स का मंथली कैश इनफ्लो 4 लाख रुपीस का है, उन्होंने भारत पे के पास 40,000 रुपीस के लोन के लिए अप्लाई किया है, तो अब भारत पे का AI एल्गोरिथम इसके रिस्क फैक्टर को देखते हुए इंडिकेट करेगा कि कितना % इंटरेस्ट चार्ज करना चाहिए और नेक्स्ट लोन प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगा बिना किसी डॉक्यूमेंट्स या कोलेट्रल के। अब अगर यही लोन अमाउंट 2 लाख रुपीस का होता तो इस कंडीशन में लोन एप्लीकेशन रिजेक्ट हो जाता या तो हाई इंटरेस्ट रेट चार्ज करते। भारत पे 10,000 से लेकर 7 लाख का इंस्टेंट लोन मर्चेंट्स को दे रहा है और भारत पे इस लोन अमाउंट पर 1.75% से लेकर 2.5% पर मंथ इंटरेस्ट चार्ज करता है और यही मेन सोर्स है भारत पे के रेवेन्यू का। अब लैंडिंग बिजनेस में मेन प्रॉब्लम आता है रिकवरी का, लेकिन अकॉर्डिंग टू भारत पे उनका रिकवरी रेट 96% है। अब यहाँ पर भारत पे ने ऐसी कौन सी स्ट्रेटजी को यूज किया जिसके वजह से उनका रिकवरी रेट 96% का है। अब यहाँ पर ऐसा सिस्टम तैयार किया गया जिससे मर्चेंट्स पर बर्डन भी ना आए और लोन अमाउंट प्लस इंटरेस्ट रिकवर भी हो जाए, जिसको एक एग्जांपल से समझते हैं। अब मान के चलिए चाय वाले ने लोन के लिए अप्लाई किया भारत पे के पास, जिसका मंथली इंस्टॉलमेंट है 7500 एंड डेली इंस्टॉलमेंट है 250 का। अब मर्चेंट का अप्रॉक्स डेली कैश इनफ्लो होता है 5,000 रुपीज का। अब ये 5,000 मर्चेंट के अकाउंट में जाने से पहले भारत पे 250 रुपीज डिडक्ट कर लेगा डेली इंस्टॉलमेंट के रूप में और मर्चेंट को 4750 के अमाउंट को सेटल करेगा। इस प्रोसेस में मर्चेंट्स के ऊपर मंथली इंस्टॉलमेंट का बर्डन भी नहीं आता और इजीली लोन रिकवरी भी हो जाती है। अब भारत पे के USPs तो कमाल के थे। अब बात आती है कि बेशक आपका प्रोडक्ट बहुत अच्छा हो, लेकिन मार्केटिंग एंड एडवर्टाइजिंग भी अच्छी होनी चाहिए, जिसके लिए भारत पे ने अपने एडवर्टाइजमेंट्स के लिए इंडियन क्रिकेट स्टार्स के साथ कॉन्ट्रैक्ट किया एंड सलमान खान भी भारत पे के एडवर्टीजमेंट्स कर चुके हैं। तो इन्हीं स्ट्रेटजीज को यूज करके भारत पे टॉप फिनटेक कंपनीज की लिस्ट में आया और पेटीएम, फोन पे जैसे बिग कंपेटिटर्स के रहते हुए भी इतना पॉपुलर हुआ। लेकिन कहानी अभी बाकी है। अब यहाँ पर RBI मैंडेटरी कर देता है इंटरऑपरेबल फीचर को और जो मर्चेंट से 1.5% तक का कमीशन चार्ज किया जाता है उसको भी रिमूव करने को कहा गया था। तो जो चीजें भारत पे को अपने कंपेटिटर से अलग रखता है वही RBI ने सबके लिए मैंडेटरी कर दिया। अब यहाँ पर भारत पे को लगा अगर मर्चेंट्स भारत पे का QR कोड यूज नहीं करेंगे तो उनके पास डाटा नहीं आ पाएगा और डाटा नहीं आने की वजह से वो लोन नहीं दे पाएंगे और लोन से ही भारत पे का मेन रेवेन्यू जनरेट होता है। तो भारत पे ने डिसाइड किया कि वो अब कार्ड पेमेंट इंडस्ट्री में भी आएगा, लेकिन यहाँ पर भी कंपटीशन टफ है। अब यहाँ पर भी मर्चेंट्स को रेंटल फी, MDR चार्जेस पे करना पड़ता था, लेकिन भारत पे ने अपने मशीन्स को कम प्राइसेस पर लॉन्च किया और रेंटल एंड MDR जैसे चार्जेस से भी मर्चेंट्स को फ्री कर दिया। लेकिन भारत पे यहाँ पर एक कंडीशन यूज करता है, अगर मर्चेंट इन चार्जेस को पे नहीं करना चाहते तो मर्चेंट्स को अपने पेमेंट सेटलमेंट के लिए 15 डेज का वेट करना पड़ेगा, जो कि मर्चेंट्स के लिए इतना वेटिंग टाइम पॉसिबल नहीं था। मर्चेंट फिर से शिफ्ट होने लगे फिर दूसरे मशीन्स पर, तो यहाँ पर भारत पे उतना सक्सेसफुल नहीं हो पाया। अब नेक्स्ट इशू ये आता है कि जो कंपनी का मेन रेवेन्यू है वो आता है लैंडिंग बिजनेस से, लेकिन यहाँ कंपनी का मार्जिन्स बहुत कम होता है क्योंकि भारत पे के पास बैंकिंग लाइसेंस तो नहीं था। तो मर्चेंट्स को लोन देने के लिए उन्होंने NBFCs के साथ टाई अप किया। भारत पे बेशक मर्चेंट से 24% तक का इंटरेस्ट चार्ज करता था, लेकिन NBFCs को ही 17 to 18% तक जाता था। इसी वजह से भारत पे ने अपने मार्जिन्स को इम्प्रूव करने के लिए 12% क्लब प्रोग्राम को लॉन्च किया, जिसमें आप अपना पैसा लगा सकते हो और भारत पे आपके पैसे पर 12% तक का इंटरेस्ट आपको पे करेगा और आपके पैसे को यूज करेगा बाकी मर्चेंट्स को लोन देने के लिए और उन मर्चेंट से 24% तक का इंटरेस्ट चार्ज करेगा।
जिससे भारत पे के मार्जिन इंप्रूव होंगे। तो इस प्रोग्राम को कहते हैं P2P लैंडिंग। लेकिन भारत पे को पता था कि P2P पर ज़्यादा टाइम के लिए डिपेंड नहीं रह सकते, तो इसी वजह से बैंकिंग लाइसेंस के लिए भी अप्लाई किया और वो अप्रूव भी हो गया, जिसके वजह से भारत पे के मार्जिन और इम्प्रूव हो सकते हैं। अभी तक तो भारत पे में सब कुछ ठीक चल रहा था, लेकिन फिर अशनीर ग्रोवर रिजाइन कर देते हैं मार्च 22 में, और रीजन था कि भारत पे की इंटरनल ऑडिट करवाता है और इन्वेस्टिगेशन में कुछ इश्यूज सामने आते हैं, जैसे 30 ऐसे वेंडर्स को पैसे भेजे गए जो एग्जिस्ट ही नहीं करते थे, और फेक बिल्स भी क्लेम किए गए थे, और इन बिल्स को रेज किया था माधुरी ग्रोवर के भाई ने। अशनीर पहले तो अपने ऊपर लगे हुए एलिगेशंस को नहीं मान रहे थे, लेकिन कुछ टाइम बाद रिजाइन कर देते हैं, और फिर कोटक के साथ इनकी कंट्रोवर्सी भी सामने आ जाती है। अब भारत पे अशनीर के बिना कैसे कम्पीट करता है वो देखने वाली बात है। तो अपने एनालिसिस को यहीं पर क्लोज करते हैं। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करो, और स्टॉक एनालिसिस या फाइनेंस रिलेटेड वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करो।